अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू लिंडमैन ए आर कोलाइडिंग एंड ड्यू टू दोज कोलाइंस सम मालिक्यूल अटेन द एनर्जी टू द एक्टिवेशन। जब ए मालिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और कुछ मालिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी अटेन कर लेंगे, सो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए के जो मालिक्यूल एक्टिव हो जाएंगे उनको हम डिनोट करते हैं ए स्टार से। ए स्टार, ये आप ऐसे समझ लें कि लिंडमैन का जो मैकेनिज्म है उसका पहला पॉइंट ये बना दिया मैंने, एरो लगा दिया, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर कहते हैं ही प्रपोज दैट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल डज नॉट डिकम्पोज टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएटली। अब दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन्स की वजह से चंद मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अटेन कर लेंगे, वो होंगे ए स्टार। लेकिन जो ए स्टार हैं जिन्हें हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, दैट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल डज नॉट डिकम्पोज द प्रोडक्ट, वो आगे डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना उनका ज़रूरी नहीं है इमीडिएटली। फिर क्या होगा, बट रिमेन इन द एक्टिवेटेड स्टेट फॉर फ्रूटफुल पीरियड, बल्कि वो इसी एक्टिवेटेड स्टेट में कुछ टाइम तक रहेंगे। उस टाइम के दौरान वो क्या करेंगे, मे बी डीएक्टिवेटेड बाय कोलाइडिंग द मॉलिक्यूल ऑफ लेस एनर्जी। दो सूरत हाल होंगी ना, एक तो ये होगी कि वो अपने से कम एनर्जी के मॉलिक्यूल के साथ जब टकराएंगे अपनी एनर्जी उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे और ख़ुद वो दोबारा डीएक्टिव हो जाएंगे। एक सूरत हाल तो ये हो सकती है, और दूसरी ये हो सकती है कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फिर डिसअपीयर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए। इन अदर वर्ड्स देयर आर टू वेज टू डिसअपीयर द ए के ख़त्म होने के दो चांसेस हैं। पहला चांस, दे में कोलाइड विद द डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, कि वो डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर जाएं, यानी कि लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर जाएं एंड अंडरगो डीएक्टिवेशन, और ख़ुद डीएक्टिव हो जाएं। और दूसरा, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आर डीकम्पोज्ड इनटू द प्रोडक्ट्स, और दूसरी स्टेट ये है कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रेक होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल खुद ब्रेक होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। ये दो सूरत हाल हैं। तो इन्हीं कंडीशंस को हम इक्वेशंस की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के तीन तरीके हैं। सो देयर आर थ्री वेज आर गिवन, तीन रास्ते हैं। पहला, ए से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, और वो एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा और एक डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा। इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को हम K1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, एक एक्टिव हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एक्टिवेशन। और इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखें तो रेट इज़ इक्वल टू K, क्योंकि आपको पता है ना रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल किसके होते हैं, रेट कांस्टेंट K एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट दो हैं A, तो ब्रैकेट में हम A लिख देंगे, और दोनों A हैं तो ये बन जाएगा A स्क्वायर। रेट इज इक्वल टू KA स्क्वायर। ये पहले स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट इज इक्वल टू K1 A स्क्वायर। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना है ना पहले स्टेप में, ये किसी डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेगा और दोनों डीएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा और अपनी एनर्जी ज़ाया कर देगा, लेकिन दूसरा भी एक्टिवेटेड स्टेट तक नहीं पहुंच पाया। इसको हम कहते हैं डीएक्टिवेशन। दोनों नॉर्मल स्टेट में चले गए हैं और ये डीएक्टिवेशन इसके रेट कांस्टेंट को K2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा रेट इज इक्वल टू K2, दोनों रिएक्टेंट्स A स्टार एंड A। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तीसरी सूरत हाल ये होगी कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल A डिसअपीयर होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो तीन स्टेट्स होगी, पहली एक्टिवेशन, दूसरी डीएक्टिवेशन और तीसरी है डीकम्पोजिशन। बेसिकली ये डीकम्पोजिशन स्टेट होती है जिसकी मदद से रिएक्टेंट जो हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसके रेट कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, रेट
इज इक्वल टू K3 इंटू A स्टार, ये हो जाएगा। तो इस इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में K1 K2 K3 क्या है, ये रेट कांस्टेंट्स हैं इन तीनों स्टेप्स के। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मींस वो स्टेट जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बनते हुए इन्वॉल्व होती है, यानी कि एक्टिवेटेड स्टेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट के लिए हम कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए स्टार, यानी कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि कितनी स्पीड से ए स्टार बन रहा है। यानी कि जो पहला स्टेप है जिसका नाम हमने रखा था एक्टिवेशन, वो किसके बराबर था, K1 A स्क्वायर। एक तो रिएक्शन की स्पीड इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि कितनी स्पीड से मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो रहे हैं, और दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार, और दूसरी स्टेट क्या है, कितनी स्पीड से ए स्टार जो है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है कितनी स्पीड से वो डिसअपीयर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो ए का ख़त्म होना दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो दूसरे स्टेप पे और एक तीसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में क्या था, K2 इंटू A स्टार A, और तीसरा स्टेप था K3 इंटू A स्टार। इन दोनों को ऐड करें तो ये हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी स्पीड से जो ए स्टार है एक्टिवेटेड फॉर्म है मॉलिक्यूल की, कितनी स्पीड से डिसअपीयर हो रही है, वो इन दोनों फैक्टर पे K2 और K3 दोनों पे डिपेंड करेगी। तो इस तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए स्टार एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार, इन दो बातों पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड कर रही होती है। तो हमने ये दो इक्वेशंस बना ली हैं, और ये हम कंसिडर करते हैं कि रिएक्शन के अंदर जितनी स्पीड से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन रहे हैं उतनी स्पीड से वो डिसअपीयर भी हो रहे हैं। यानी कि ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन दीज टू स्टेप्स आर इक्वल, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए स्टार, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार आर इक्वल। इस वजह से इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वलाइज कर सकते हैं, आपस में इक्वल ले सकते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज करते हैं तो ये क्या बन गया, K1 A स्क्वायर इज इक्वल टू K2 A स्टार इंटू A प्लस K3 A स्टार। अब इस सारी इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन की A स्टार कॉमन ले लें, A स्टार कॉमन लेके बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया, K2 इंटू A एंड K3, K2 इंटू A एंड K3 ये रह गया, क्योंकि बाकी जो ए स्टार था वो दोनों में था, दोनों में से कॉमन लेके हमने बाहर निकाल लिया, उससे ए स्टार बाहर आ गया। अब ए स्टार की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो सिर्फ ए स्टार की, तो इस सारी इक्वेशन को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बनेगा ए स्टार इज इक्वल टू K1 A स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये सारी उधर जाके K2 A इंटू K3। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज नोटेड फ्रॉम द स्टेप 3 विच गिव द प्रोडक्ट्स। कहते हैं पूरा जो रिएक्शन है वो स्टेप 3 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्टेप 1 और स्टेप 2 में प्रोडक्ट नहीं बनता, स्टेप 3 में प्रोडक्ट बनता है। इसलिए हम कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज नोटेड फ्रॉम द स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K3 इंटू ए स्टार, क्योंकि ए स्टार ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, इसलिए हमने स्टेप नंबर 3 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो ये हमने सिर्फ ए स्टार की वैल्यू डिराइव की थी, ए स्टार की वैल्यू फाइंड की थी, और ये हमारे पास आ गया वो स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो K3 है उसको हमने एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन के तौर पर लिख लिया है। मैं बता रहा हूँ कि ये इसको हमने एक्चुअली प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के तौर पर क्यों लिखा है, क्योंकि इसी स्टेप में जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बाकी किसी भी स्टेप में प्रोडक्ट नहीं बनता।
तो इधर ए स्टार की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्टार फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन नंबर 4 में से ए स्टार की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो ये इक्वेशन जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू K3 ए स्टार की ये सारी वैल्यू है, ये सारी ए स्टार की वैल्यू है, क्योंकि पहले रेट क्या था, K3 ए स्टार था ना, ये सारी ए स्टार की वैल्यू है। K1 ए स्क्वायर ओवर K2 ए प्लस K3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। इस इक्वेशन नंबर 5 का नाम